स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेसेस एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। आप अपना काम ठीक से कर रहे होंगे। तो अब हमारा जो है पोइट्री का ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको ये कंप्लीट कर देगा और इसके बाद हम ग्रामर पार्ट को शुरू करेंगे, थोड़ा सा जो आपके सिलेबस में है। तो ये लास्ट पार्ट है इस पोएम का, जिसमें हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस को, जो कि हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट प्रोवोक्स द रीडर टू स्पीक अप, व्हाई डज ही डू सो। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो पोइट जो है अपने रीडर्स को प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक यानी कि उनको थोड़ा सा उकसा रहा है बोलने के लिए। क्यों ऐसा वो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है इसका कि यस, द पोइट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू स्पीक अप द थिंग्स दे हैव टू से। ही वांट्स देम टू हैव करेज एंड एक्सप्रेस देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द क्रूअल ब्रिटिश रूल। ही वांट्स देम टू स्टैंड अप एंड जॉइन हैंड्स विद द अदर फ्रीडम फाइटर्स। यानी कि वो ये प्रोवोक कर रहा है, उनको उत्सुकता दे रहा है, उनको उत्तेजित कर रहा है कि वो बोले, ताकि अभी जो माहौल गर्म हुआ है, जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए, तो आम जनता भी जो है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए और इस मुहिम को जो, या ये जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, इसको अच्छे नतीजों तक ले जाए, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। इसलिए वो क्या कर रहा है कि अपने आम जनता जो है उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है, द पोइट एड्रेसेस द रीडर टू कम अप विद द ट्रूथ, हाउ डज ही डू सो। वो पोइट जो है वो कह रहा है रीडर को कि सच्चाई के साथ आओ। तो वो ऐसा कैसे करेगा? द पोइट सेज दैट ट्रूथ इज नॉट येट डेड। जो सच्चाई है वो अभी मरी नहीं है। ये आपको जो है ये 9 to 13 लाइन्स जो है उसमें आपको जो सेकेंड लास्ट लाइन है, टेल अस फॉर द ट्रूथ इज नॉट येट, तो ये वो लाइन है। तो द पोइट सेज दैट ट्रूथ इज नॉट येट डेड, इट इज येट अलाइव एंड नोन टू एवरीवन। सबको पता है सच्चाई क्या है, कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स एंड वी हैव द राइट टू लिव। So therefore it should not be difficult for the reader to recognize the truth and speak up for it. तो इसलिए जो लोग उनकी ये पोएम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पोइट ने जो है वो किसी सभा में जाके ये बातें नहीं की हैं, उसने अपने पोइट्री के माध्यम से ये जो है लोगों तक पहुंचाई है, जो राइट प्रेस का जो राइट था उसके थ्रू। तो वो ये प्रेस के थ्रू ही कहना चाह रहा है कि जो जो उसकी पोएम्स पढ़ रही हैं आम जनता, और जो उस टाइम पे थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उनको ये कविता पढ़नी है और अपनी आवाज़ जो है वो उठानी है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। किसके साथ चलना है? फ्रीडम फाइटर्स के साथ, जो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं फॉर द फ्रीडम। हाउ विल द चेन्स ब्रेक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। हाउ विल द चेन्स ब्रेक। तो चेन्स जो हैं, जो आपकी जंजीरें हैं, जो पाँव की बेड़ियां हैं, वो तो तभी तो टूट सकती हैं जब आप हिम्मत करके उसको तोड़ो, है ना। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करोगे, नोबडी इज गोइंग टू रिलैक्स यू। आपको क्या करना है? खुद ही सबसे पहले हिम्मत जो है वो करनी है। इसलिए द चेन्स विल ब्रेक इफ वी हैव द करेज टू ब्रेक दैम। दे विल ब्रेक इफ वी रिफ्यूज टू लिव इन दैम। अगर हम उन जंजीरों में रहने के लिए मजबूर ना हो और उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उनको तोड़ने की कोशिश करें, तभी ये जंजीरें जो है वो टूट सकती हैं। एंड दे विल ब्रेक, और वो एक दिन जरूर टूटेंगी, इफ वी वर्क यूनाइटेडली। उसके लिए हमें इकट्ठे होके काम करना है विद अदर्स। किसके साथ? दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जो आगे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे ही रेवोल्यूशन कर रहे हैं। हमें उनके साथ जो है मिलके इस आंदोलन को जारी रखना है, ताकि हम इन जंजीरों को तोड़ सके। नो चेन और फैटर कैन रिमेन अनब्रोकन इफ द स्मिथी इन दिस प्रॉपर स्टेट ऑफ हीट एंड प्रेपरेशन। अगर ये जो हमारी लड़ाई की जो ज्वाला है, जो अग्नि है, जो हमारे अंदर आग है, ये अगर अभी जल रही है और इसी दौरान अगर हम अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, तभी ये जो बेड़ियां हैं ये टूट सकती हैं। अदरवाइज अगर हम टूट्स के अलग अलग तरीकों से करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। सो दीज चेन्स विल ब्रोक इफ वी ऑल
पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रगल टुगेदर। अगर हम इकट्ठे होके एक आवाज में एक साथ लड़े तभी हम जो है इन जंजीरों से छुटकारा पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ। नाउ यानी अभी, अभी क्यों बोलना है, बाद में क्यों नहीं बोलना है। तो देयर इज अ प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग। सबको पता है कि जब किसी चीज का सही वक्त होता है तभी बोलना चाहिए। ऐसे जब वक्त नहीं आया है, जब लोहा गर्म नहीं है तो हथौड़ा तभी मारेंगे जब लोहा गर्म है तोड़ने के लिए। ठंडे लोहे को हथौड़ा मारते रहेंगे तो फिर तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग। तो पोइट का कहने का मतलब है कि इस टाइम पे माहौल जो है, द सिचुएशन हैज अराइजन नाउ दैट ऑल हैव टू वर्क टुगेदर एंड अ कॉमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अभी माहौल गर्म है, सब लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो अभी हमें आवाज़ उठानी है एकजुट होकर, ताकि हम इस माहौल का फ़ायदा जो है वो उठा सकें। अदरवाइज जब ये हवा जो है आज़ादी की ये ठंडी पड़ जाएगी, तब आवाज़ उठा के हमें कुछ भी हासिल जो है वो नहीं होना है। ठीक है। और ये जो टाइम था 1940 ऑनवर्ड्स का, इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 का भी जो सीज़न था वो चल रहा था। सीज़न यानी ड्रामा नहीं है कोई, लेकिन इस टाइम पे उसका माहौल भी था। वर्ल्ड एवर जो पूरा वर्ल्ड था वहाँ पे आज़ादी के लिए और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई चल रही थी। तो इस लड़ाई में हमें सपोर्ट भी मिल सकता था दूसरी कंट्रीज से। तो इसलिए जो राइटर है वो कह रहा है कि इस टाइम पे आवाज़ उठाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, सो वी ऑल्सो नीडेड टू फाइट एट दिस प्रॉपर टाइम। तो इसलिए दिस इज द प्रॉपर टाइम फॉर एवरी एक्शन। We should strike only when the iron is red hot. The poet urges the reader to speak up now because he feels that it is the proper time to do so. The winds of change have already begun to blow. जो change है वो अब होना शुरू हो रहा है, इसलिए the struggle for freedom is already in a full heat. जो हमारी struggle है वो अभी पूरी तेजी पर है, इसलिए the poet wants that the common people also help the others. Do you think, अगला क्वेश्चन है, do you think speak up is an effort of the poet to give voice to the voiceless? How? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। Yes, of course, this is an effort of the poem to give voice to the voiceless. voiceless कौन होती है? ज़्यादातर आम जनता ही voiceless होती है। ठीक है। Certainly The poet wants to give the people a piece of advice. ये क्या है? एक तरह की उनको सलाह है। He finds that the common man is too oppressed to speak up. वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है, इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि वो बोलने से डरता है। He is dumb with fear. इतना ज़्यादा डर है उनके अंदर कि वो गूंगा हो चुका है, वो नहीं बोल सकता है। The poet wants these people to hear the voice of their soul. जो उनके अंतरात्मा है, जो उनको कह रही है कि उन्हें आज़ादी चाहिए, वो इस माहौल में बंधे हुए ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो पोइट जो है वो चाहता है कि वो लोग जो है अपने मन की आवाज़ को सुने और ये रियलाइज़ करें कि गॉड हैज़ गिवन देम द लिप्स टू स्पीक। अ सोल रिजाइड्स इन देयर हार्ट विच वॉन्ट्स टू बी फ्रीड फ्रॉम द स्लेवरी। तो उनके अंदर जो है एक ऐसी आत्मा बसी हुई है जो चाहती है कि उनको भी आज़ादी जो है वो मिले। तो सो दे मस्ट स्पीक अप एंड से व्हाट दे हैव टू से। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन क्या है हमारे इसमें, व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम। तो मेटाफर्स क्या है? मेटाफर्स आर द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन विच आर यूज्ड बाय द पोएट। ऑर्नामेंट्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन आज एक नया वर्ड ऐड हो गया है, अदरवाइज मैं टूल्स एंड टेक्निक्स ही यूज़ करती थी। तो ऑर्नामेंट्स क्या है? जब देखो हम अपने आप को सजाने के लिए या अपने घर को सजाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं जिससे हम अपने घर को सुंदर बना सकें, अपने घर को आस पड़ोस को सुंदर बना सकें। तो ऐसे ही जो राइटर है या पोइट है वो क्या करता है, वो इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करता है ताकि उसकी पोइट्री जो है उसमें एक अलग सा निखार आ जाए, आम चीज़ से वो थोड़ी सी हट के लगे। तो इसलिए इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं और वो कौन सा है? वो है मेटाफर। मेटाफर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मेटाफर होता क्या है, बट स्टिल एक बार मैं आपके लिए रिपीट करती हूँ। अ मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स।
यानी कि ये एक ऐसा तरीका है किसी चीज को पेश करने का ताकि वो थोड़ी सी अलग लगे। अ मेटाफर इज यूज्ड टू शो हाउ टू डिफरेंट थिंग्स हैव द सेम क्वालिटी, यानी कि इट इज अ मीन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं हम दो चीजों का, और ताकि वो ऐसा लगे कि उनके अंदर सेम ही क्वालिटी है। दो अलग चीजें होती हैं, उनको इस तरीके से कंपेयर किया जाता है, ऐसे लगता है कि एक के बारे में ही बात की जा रही है, यानी एक ही क्वालिटी जो है वो दूसरे में दिखाई जाती है। तो इससे क्या है, डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है वो हो जाती है, यानी कि पोइट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, उसको एक ऑर्नामेंटेशन जो है वो मिल जाती है। तो इस पोयम में जैसे वर्ड्स यूज किए हैं, स्मिथी, ओवन, फ्लेम्स, पैडलॉक्स, फेटर, all these words are the metaphors, क्योंकि इनका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है, इनका एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही है, लेकिन फिर भी ये जो है वो यूज की जा रही है। दे हैव यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रगल। ये क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, फ्रीडम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डायरेक्टली उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम मेटाफर। तो यहाँ पे तो इंडियन फ्रीडम को सिंबॉलिकली यूज किया गया है ना। दीज थिंग्स आर यूज सिंबॉलिकली टू डिफाइन द फ्रीडम। ईच ऑफ दिस मेटाफर डिस्क्राइब्स सम एस्पेक्ट ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन एन इमेजिनेटिव मैनर। तो यानी कि जितना भी ये यूज किया गया है मेटाफर्स को, वो सारा क्या है, एक जैसे हमने कहा रेड हॉट, यानी माहौल गर्म है। अब भट्टी बताई है, भट्टी का मतलब यहाँ पे भट्टी नहीं है, भट्टी का मतलब यहाँ पे सोसाइटी है जहाँ पे स्ट्रगल जो है वो चल रही है, और स्ट्रगल जो है वो बहुत हॉट है, एट द पीक पे है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, उसकी हीट बहुत है। हीट यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रगल जो है वो फैल रही है। तो उसको बताने के लिए हमने स्मिथी का यूज़ किया है। ऐसे ही हमारी जो बेड़ियाँ हैं पाँव में, यानी जो हमारे जंजीरें हैं, या हमारे ऊपर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, या हमें जो दबाया जा रहा है, जो हमारे ऊपर एट्रोसिटीज की जा रही हैं, उन सब को बताने के लिए क्या किया गया है, वर्ड यूज किया है फेटर, यानी जंजीरें। जंजीर यहाँ पे एज सच फिजिकल जंजीर पाँव में नहीं डाली गई है, बट सिंबॉलिकली देयर आर द फेटर्स इन अवर फीट्स। तो इसलिए मेटाफर्स जो है वो फुल्ली यूज किए गए हैं। दूसरा, व्हाट आर द इमेजेस डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैकस्मिथ शॉप। ब्लैकस्मिथ की शॉप से कौन कौन सी इमेजेस जो है वो पोएट ने ली है। तो अब देखो, अब आप ये नहीं कह सकते कि सेम वर्ड कैन बी ट्रीटेड एज अ इमेज एंड दैट वर्ड कैन बी ट्रीटेड एज अ मेटाफर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या है, किसी भी वर्ड को दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो। एक वर्ड को आप मोर देन अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि ब्लैकस्मिथ कौन होता है, ब्लैकस्मिथ होता है हमारा जो लोहार होता है, उसको हम ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। उसकी शॉप का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको सेकंड पैराग्राफ में सेकंड स्टैंजा में मिलता है। तो सेकंड स्टैंजा में जो वर्ड्स यूज किए हैं उसमें जैसे रेड हॉट ओवन है। अब रेड हॉट ओवन जो है वो भट्टी ही है, और वो भट्टी कौन सी है, सोसाइटी की। तो इमेज कौन सी यूज की है, कौन सी दिमाग, जब आप ये वर्ड्स पढ़ते हो तो आपके दिमाग में जो इमेज आती है वही इमेजरी है, वही फोटोग्राफिक पिक्चर जो है हमारे दिमाग में है, उसको हम इमेज बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन सी है, ओवन है, ठीक है। द ओवन इज यूज टू मेल्ट ओल्ड यूजलेस थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेटल एंड द मेटल इज देन यूज टू मेक समथिंग न्यू एंड यूजफुल। तो यहाँ पे ओवन जो है, जो पोएम में है, ये हमारे दिमाग में एक सिचुएशन ला रहा है फ्रीडम फाइटर्स की, जिसके साथ कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये जो पुरानी जंजीरें हैं इसको पिघला के हमने क्या बनाना है, एक फ्रीडम का नया जो गिफ्ट है वो तैयार करना है। तो एक इमेज जो है हमारे दिमाग में रेड हॉट ओवन की जो है वो क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही फायर्स फ्लेम्स, बहुत ही ज्यादा तेज आग जो है, लपटे आग की जो है, दे स्टैंड फॉर द बॉइलिंग करेज। जो हमारे अंदर खून में उबाल आ रहा है वो इस कलर्स से जो है वो रेड हॉट कलर ऑफ द ब्लड is symbolically similar to that of the flames which are coming from that oven. So fiery flames are the flames of our agitation, ठीक है। जो हमारे अंदर जो boiling courage है, जो
उबल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू द फायर सी फ्लेम्स। तो चेन्स एंड फेटर्स आर सिंबल्स ऑफ स्लेवरी विच आर नाउ टू बी ब्रोकन। तो इमेज किस 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 की बनी है हमारे इसमें, तो इमेज बनी है कि द टाइम जो है रेड हॉट ओवन है, फायर्स फ्लेम्स हैं, पैडलॉक्स हैं, इन सब की पिक्चर जो है वो हमारे दिमाग में आ जाती है। सो दीज आर द इमेजेस विच आर यूज्ड फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट में है वो है Why does the poet call upon his countrymen to speak up? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसलिए बोलना है बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। अब टाइम जो है वो निकल रहा है, जितनी जल्दी हम इस टाइम का यूज कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो समय जो है उसको यूज करना जो इफेक्टिवली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि टाइम इज रनिंग आउट, तो नाउ वी हैव टू स्ट्राइक। स्ट्राइक हड़ताल नहीं है, स्ट्राइक यानी वी हैव टू, ये एज अ वर्ब यूज कर रही हूँ मैं, तो स्ट्राइक द रेड हॉट आयरन विच इज नाउ द आयरन ऑफ फ्रीडम। जो अब ये लड़ाई जो चल रही है ये अभी बहुत तेज है, इसमें अभी हमें क्या करना है, हथौड़ा मार देना है, यानी हमें अपना पार्ट जो है वो प्ले कर देना है ताकि वी विल बी एबल टू गेट द फ्रीडम। इसलिए वो कहता है कि टाइम इज रनिंग अप, सो यू हैव टू स्पीक अप। जितना ज़्यादा देर करेंगे उतना जो है टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ऊपर से ये क्या है कि जो हमारी ये आज़ादी की हवा चल रही है ये भी ठंडी पड़ जाएगी। तो जब एक बार आंदोलन ठंडा हो जाएगा फिर जो है हमें आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ड्यूरिंग दिस ब्लो ऑफ टाइम, द ब्लोइंग ऑफ द एयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव टू स्पीक सो दैट इन दिस फुल हीट we can get our freedom which we are demanding। तो ये जो हम अपनी फ्रीडम को डिमांड कर रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जैसे मेटाफर्स कौन से यूज़ किए हैं या फिर इमेजेस जो हैं वो ब्लैक स्मिथ की शॉप से कौन कौन सी ली हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप मैसेज कर दीजिए, जो भी आपको इजी लगता है। कॉल करनी है तो कॉल कर दीजिए, जैसा भी आपको आसान लगता है। आपको हेल्प जो है वो आई विल हेल्प यू इन एनी वे आई विल बी एबल टू। तो तब तक स्टे सेफ एट योर होम, स्टे कनेक्टेड, और बार बार कहती हूँ कि अपने टाइम को जो है वो यूटिलाइज करो, बिकॉज वंस इट वॉज लॉस्ट इट विल नॉट कम बैक टू यू अगेन। ठीक है, तो टिल देन सी यू अगेन।